स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी के घर पर अहम बैठक जारी है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम नेता शामिल हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताने वाले नेता भी बैठक में शामिल हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी नेता कमलनाथ के संपर्क में है और बैठक आयोजित करने में कमलनाथ की अहम भूमिका मानी जा रही है। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हो रही है। किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। माना जा रहा है कि बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो सकती है। कई कांग्रेसी नेता स्थायी अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई नेताओं ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक, और कांग्रेस की बैठक इसलिए अहम क्योंकि अब कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनने वाला है वो कौन होगा, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इस पर चर्चा हो रही है। आखिर वो कांग्रेस से बाहर का होगा या फिर गांधी परिवार से होगा। हालांकि इस बीच बहुत सारे नेताओं ने कहा कि क्यों ना प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। इसको लेकर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस हर एक राज्य में जो उसका प्रदर्शन है धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। पार्टी को इस वक्त एक नए अध्यक्ष की जरूरत है और नए अध्यक्ष के नाम के तौर पर एक बार फिर से प्रियंका का नाम निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि बैठक में बहुत सारे नेता मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, अब समय की मांग है कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष दिया जाए और नाम सबसे आगे वही प्रियंका गांधी। नीलू, देखिए, सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर यह बैठक चल रही है। पिछले 3 घंटे से ये बैठक है। G23 वो नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को साफ तौर पर पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि एक पूर्वकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार इस समर्थन में रहे हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष होने चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रमोद जी, जो 10 जनपद पर बैठक हो रही है, कहा यह जा रहा है कि हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें चर्चा का विषय होगा, लेकिन जो सबसे अहम सवाल यह है कि नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वो कौन होगा। एक बार फिर से प्रियंका गांधी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, यानी समय की नजाकत को समझते हुए और एक बार फिर से प्रियंका के नाम को आगे रखा गया है। प्रमोद जी, देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस इस समय एक संकट के दौर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। राजनीतिक पार्टियां देश में मजबूत होती हैं, फिर कमजोर होती हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता रहता है, मगर कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय जो मंथन हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें कोई ठोस फैसला दिया जाएगा और कांग्रेस को नया अध्यक्ष बहुत जल्दी मिलता है। प्रमोद जी, एक बात बताइए, चूंकि जब भी नए अध्यक्ष की बात होती है गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही बात निकलकर सामने आती है। ऐसा क्यों नहीं ढूंढा जाता कि इस वक्त पार्टी संकट है, जो कि आप मान रहे हैं कि संकट की स्थिति में पार्टी है, बाहर से भी कोई विकल्प तलाशा जाए, घूम फिर कर राहुल या नहीं तो फिर प्रियंका, और नहीं कुछ बनता तो फिर सोनिया गांधी। देखिए, कांग्रेस में 17 अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के दिए हैं, जिसमें निजलिंगप्पा, संजीवा रेड्डी, बाबू जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, सीमा राव, सीताराम केसरी, और ये सब लोग कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान राजनीतिक हालात जो हैं देश के, उसमें कार्यकर्ताओं की डिमांड है और लाखों कार्यकर्ताओं की डिमांड है। और मैं भी इस बात का हूँ कि प्रियंका गांधी को इस समय कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो राजीव जी की बेटी हैं या सोनिया गांधी जी की बेटी हैं और राहुल गांधी की बहन हैं, ऐसा नहीं है। देश के कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने संजीव जी से, शालीनता से दलितों का मुद्दा उठाया है, CAA NRC पर उन्होंने आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी है और
कई ऐसे मामले हैं जिसमें प्रियंका जी ने अपनी पूरी रुचि दिखाई है। बिल्कुल प्रमोद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को संभावना प्रियंका गांधी में दिखाई देती है, इसलिए तमाम कार्यकर्ता और कई नेता भी ऐसा चाहते हैं कि प्रियंका इस पद को संभाले। लेकिन अगर प्रियंका की बात की जाए, वो हमेशा इस बात को यही कहती रही कि नहीं ठीक है, मैं बाहर रहूंगी, अगर भीतर भी रहती हूं तो एक जिम्मेदारी के साथ पार्टी चलाऊंगी, लेकिन अध्यक्ष पद से मुझे मुक्त रखिए। ऐसे में प्रियंका की भी इच्छा बहुत मायने रखती है। देखिए, प्रियंका गांधी जी क्या फैसला करेंगी, ये फैसला करने का अधिकार उनका है। कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप समूह एक जगह बैठी है, ये फैसला करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि मोदी जितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश में हैं, अगर मोदी से लड़ना है और नरेंद्र मोदी को काउंटर करना है तो उसमें नेता वो होना चाहिए जो देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हो। पूरे विपक्ष में प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। चलिए, तो आपका कहना है कांग्रेस को संभावनाएं प्रियंका में दिखती है, और अगर मोदी जी को टक्कर देना है तो प्रियंका को फिर आगे आना पड़ेगा, और इसी पर मंथन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रंजिता का रुख करेंगे। रंजिता, आप बता रही थी इस मीटिंग का एजेंडा बहुत सारा है, लेकिन मुख्य मुद्दा प्रियंका है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से एजेंडे हैं जो इस मीटिंग में उठाए जाएंगे, इस बैठक में उठाए जाएंगे? नीरू, देखिए, मुख्य जो हम कह सकते हैं एजेंडा है वो ये कि जो G23 वो नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये कहा कि कांग्रेस को एक पूर्वकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी इस बैठक में। इसके अलावा जो G23 के नेता हैं, उनका ये भी कहना था कि जिन नेताओं को पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, चाहे वो संगठन की जिम्मेदारी हो, राज्यसभा सांसद बना रहे हैं या फिर चुनाव लड़वा रहे हैं, उनकी अपनी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया या अध्यक्ष बनाया गया, उनको अगर हार हो रही है तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं इस बात की कि हार उनकी वजह से हुई है या उनके फैसलों के कारण हुई। तो इन तमाम चीज़ों पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया था कि मैं अगर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहता हूँ, मैंने इस्तीफा दिया है, तो ये इसका मतलब नहीं कि गांधी परिवार का कोई और। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि प्रियंका गांधी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नहीं रहेंगी। प्रियंका गांधी ने भी खास तौर पर जब मीडिया के सामने भी कई बार ये बातें कही हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है और उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहने वाली है। तो ऐसे में जो ये खबर निकल कर आ रही है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो क्या प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अनुभव ये कहता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की तरफ से ये कांग्रेस फैसला नहीं लेगी या ये फैसला प्रियंका गांधी के ऊपर लिया जाएगा, और मुझे लगता है प्रियंका गांधी इस पद को स्वीकार नहीं कर सकती है। बिल्कुल, तो रंजिता, सवाल यही उठता है कि बहुत सारी बातें हैं जहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है कांग्रेस को, वहां पर तो मंथन हो ही रहा है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा की जाता है वो देखे कि आखिर कहां हार हुई है, जिम्मेदारी उठाए, और साथ ही साथ जहां पर प्रियंका की बात आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात आती है, तो उस पर अभी भी चर्चा हो रही है। अब देखना होगा प्रियंका इसे स्वीकार करती है या बाहर से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर भीतर पार्टी में लेकर आया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ में परिवारवाद खत्म करने का निर्देश हुआ है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। बीजेपी नेताओं के परिजन नहीं लड़ेंगे चुनाव। मंत्री, विधायक, सांसद के परिजन नहीं होंगे इस चुनाव में। सीएम हाउस में बैठक के बाद ये निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ा निर्देश है, ये बड़ा फैसला है। परिवारवाद खत्म करने का निर्देश दिया गया है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है कि बीजेपी नेताओं के जो परिजन होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें मंत्री, विधायक, सांसद के परिजन होंगे जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव। सीएम हाउस में बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बहुत बड़ा फैसला है कि पंचायत चुनाव में जो परिवारवाद है उसे खत्म किया जाए। जो विधायक है, सांसद हैं उनके या मंत्री हैं, उनके परिजन अब इस चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं। और क्या कुछ कहा गया इसको लेकर?
देखिए, बिल्कुल आपको दो बातें बतानी जरूरी है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को समझ जाएं। हमेशा बीजेपी सपा बसपा के बीच जब कभी वार होता है तो सबसे पहले नाम आता है परिवारवाद को। लिहाजा जब कल मंत्रि परिषद की बैठक थी जिसमें बीजेपी के संगठन और सरकार के लोग भी मौजूद थे, यानी संगठन मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, सभी लोग मौजूद थे। इस बैठक में सीधे तौर पर कहा गया कि कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद के परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में होने हैं, जिसको लेकर सीएम ने साफ कर दिया है संगठन के साथ बैठक करके। और सभी मंत्रियों को, विधायकों को साफ तौर पर दो टूक बता दिया गया, किसी के भी घर का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। जो चुनाव लड़ेगा वो कार्यकर्ता होंगे, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। कल के बाद आज भी राधा मोहन सिंह जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो यहाँ लखनऊ में हैं, उनसे लोग मंत्रियों को उन्होंने बुलाया था। उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कह दिया है कि जो पार्टी की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से काम होगा। और बड़ी खबर है ये नीलू, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर आपने देखा होगा कि घर में ही जो मंत्री हैं या सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके बेटे, भतीजे, भाई, कहीं ना कहीं बीजेपी ये जताने और बताने की कोशिश कर रही है कि ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, इसीलिए परिवारवाद नहीं चलेगा और इसलिए पंचायत चुनाव में ये निर्णय बड़ा निर्णय। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। सीधे सीधे सीएम और जो सुनील बंसल है, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी के नेताओं, मंत्रियों से साफ तौर पर कह दिया है कि परिवारवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो पार्टी के जो संगठन के लोग कहते हैं, परिवारवाद को कहीं भी जगह नहीं दी जाएगी। लिहाजा आपको 3 महीने पहले ही बता दिया जा रहा है कि आपके घर से कोई ऐसा ना हो कि चुनाव में ताल ठोक दे, चुनाव लड़ने पहुंच जाए कि मैं विधायक का भाई हूं, मंत्री का भतीजा हूं, मंत्री का बेटा हूं। तो सीधे तौर पर पार्टी और संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से नीलू ये बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2021 में जो चुनाव जो अभी दिसंबर में होने थे, जो क्योंकि 27 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 14 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये चुनाव चूंकि अधिसूचना जारी हो गई है, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में होगा, उसके लिए दो टूक बता दिया गया। किसी भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के परिवार का कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा और सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो सरकार की तरफ से कहा जा सकता है संगठन और जो पार्टी है उसको मजबूत करने की भी एक कोशिश है ये, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं, लेकिन जो मंत्री, विधायक और सांसद होते हैं उनके परिवारीजन आगे बढ़ जाते हैं और शायद पार्टी इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कह दिया है कि परिवारवाद यहां पर खत्म किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी ने आजादी के नायकों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मां भारती की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। कृतज्ञ राष्ट्र आपको सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण करेगा। आपकी राष्ट्र साधना हमें प्रेरित करती रहेगी। और सीएम योगी ने सिख गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करते हुए कहा कि धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन साहस और करुणा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति व मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु आपका संघर्ष हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगा। आज उनके शहीदी दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं। तो प्रयागराज में संत सम्मेलन आज है और मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान पर चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद ने ये जो सम्मेलन है संतों का उसे बुलाया है। दोपहर 2 बजे संत सम्मेलन होगा। 21 दिसंबर को काशी में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन आज प्रयागराज में संबंधों का एक सम्मेलन रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि जो मंदिर को बनाने का काम है और जो निर्माण के लिए संग्रह अभियान है उस पर आज चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद ने ये संत सम्मेलन बुलाया है जिसका आयोजन 2 बजे किया जाएगा। हालांकि 21 दिसंबर को काशी में भी ये सम्मेलन होने वाला है। दोपहर 2 बजे संत सम्मेलन की शुरुआत होगी। विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया 21 दिसंबर को काशी में भी एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंदिर निर्माण के मामले पर संत सम्मेलन बुलाया गया जिसमें संग्रह अभियान पर चर्चा होने वाली है।
भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क अभियान और धन संग्रह के लिए आरएसएस और बीएचपी की बैठक जो 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच गौहनिया में हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि संत जो है अभियान चलाएंगे और धन संग्रह किया जाएगा। उसको लेकर काशी प्रांत में 2 संत सम्मेलन बुलाए गए हैं। आज प्रयागराज में विहिप के काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में दोपहर 2 बजे से संत सम्मेलन है, जिसमें प्रमुख संत शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत तमाम आसपास जिलों के जो प्रमुख संत हैं वो यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 21 दिसंबर को भी एक संत सम्मेलन काशी में होगा, पातालपुरी आश्रम में, उसमें भी आसपास के संत शामिल होंगे। और जो विहिप का लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू हैं, उनकी जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर यहाँ पर संत सम्मेलन बुलाया गया है और दोपहर 2 बजे से यहाँ पर संतों का जमावड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विहिप के नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी भी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो रणनीति बनी थी आरएसएस के साथ, उस बैठक को आगे बढ़ाते हुए ये काम यहाँ पर होने जा रहा है, संत सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त धन संग्रह तमाम जो सनातन धर्मी हैं उनसे किया जाएगा और लोगों की इसमें जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। और खबर मुरादाबाद से, जहां पर लव जिहाद के आरोपी रिहा हो गया है। आज जेल से रिहा हुआ राशिद और सलीम। पुलिस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने आदेश दिया इन्हें रिहा करने का। कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया और इसके बाद अब इसे रिहा कर दिया गया है। 5 दिसंबर को दर्ज हुआ था लव जिहाद का इन दोनों पर मामला। 6 महीने पहले देहरादून में इसने निकाह किया था। इसके बाद इसे लव जिहाद के मामले में जेल भेज दिया गया, लेकिन आज राशिद और सलीम रिहा कर दिए गए हैं कोर्ट के फैसले के बाद। के आरोप में, लव जिहाद के आरोप में जेल में बंद सलीम को आज रिहाई मिल रही है 15 दिन बाद। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे कैसे शादी की थी आपने, कोई डर था? नहीं सर, अपनी मर्जी से करी थी हमने सर, दोनों ने। आपके भाई ने शादी, वो तैयार थी, क्या नाम है, कोई मतलब वो नहीं हुआ था, पिंकी से जबरन तो नहीं किया था? नहीं सर, अपनी मर्जी से। आपको जेल भेजा, क्या लगता है जल्दबाजी में किया, बिना जांच के? हाँ सर, बजरंग दल वालों ने पकड़ लिया तो उन्होंने भिजवा था सर। जो वादा कांट की पुलिस ने भी हमें जो वादा किया था कि कुछ नहीं होगा इनका, जो कर लिया उन्होंने अपनी मर्जी से करा, तो सर वही थे ना। आपका एक आने वाला बच्चा था, जी, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है जी। आरोप है आपकी पत्नी का कि कुछ इंजेक्शन दिए गए, तो क्या उस पर कार्रवाई करेंगे जो लोगों का हाथ होगा इसमें? सर देखेंगे, अभी तो हम घर जाके बता सकते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना चाहते। तो लव जिहाद कानून बना है, क्या लगता है उसका गलत इस्तेमाल हुआ आप लोगों के खिलाफ? नहीं, जो हो गया ठीक हो गया सर। अब रिहा हो गया, वो हम दोनों ने अपनी वजह से शादी करी हमने। राशिद यहाँ हैं, अभी उन्हें थोड़ी देर बाद रिहाई मिल जाएगी। जेल के आगे खड़े हैं, जो प्रक्रिया है उसे पूरी करने के बाद राशिद को छोड़ दिया जाएगा। राशिद अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि पता नहीं दोबारा कोई कार्रवाई पुलिस ना कर दे, लेकिन उनका साफ कहना है कि वो उन्हें पता था उनकी पत्नी गर्भवती है और जो उनका आने वाला बच्चा था कुछ महीने बाद वो आता तो उसके लिए नाम भी सोच रखे थे दोनों पति पत्नियों ने। लेकिन जिस तरह पिंकी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उसको कुछ गलत इंजेक्शन दिए जिसकी वजह से उसका गर्भपात हुआ है, तो अब राशिद का भी कहना है कि वो जाकर अपनी पत्नी से बात करेगा और उसके बाद देखेगा कौन जिम्मेदार है। अगर कोई सामने आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ वरीश शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और हाथरस केस के 3 महीने बाद मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई के चार्जशीट से यह साफ हो गया कि हाथरस की पीड़िता की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। हाथरस में रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सीबीआई ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू को आरोपी बनाया है। सीबीआई की टीम की ओर से जांच अधिकारी सीमा पाहूजा ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और SC/ST की धारा में केस बनाया गया है। सीबीआई के वकील मुन्ना सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाथरस कांड की 2 महीने से पड़ताल चल रही थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने केस सीबीआई को जांच के लिए सौंपा था और अब आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। चार्जशीट दाखिल होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ सरकार संरक्षित न्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते।
और खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक मसाला मार्ट पर 3 विदेशी लोग ठगी कर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि इंडियन करेंसी को देखने के बहाने से ठगों ने 9,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तीनों ठगों ने अपने आप को बेल्जियम का बताया था। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी वीडियो में 2 विदेशी युवक और एक लड़की को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। करने लगे कि नोट कैसे होते हैं, इंडियन नोट कैसे होते हैं, कौन सा बड़ा नोट होता है, कौन सा छोटा नोट होता है, वो दिखाने के लिए मैंने देखा। तो उसमें बोले सबसे बड़ा नोट कौन सा होता है, 2000 का। तो दिखाना 2000 का मेरे पास था नहीं। तो वो एक 500 के नोट की गड्डी थी, वो उन्होंने हाथ से लेकर गिनने लगे, देखने लगे, वो बताने लगे जाना क्या क्या अपनी भाषा में आपस में जी। और जब फिर मुझे दे गए वो, मैंने रख ली। और देवरिया में भी अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग ने कोहनवालिया गांव के एक घर में छापा मारकर भारी मात्रा में शराब बनाने का कच्चा माल नष्ट किया है। सूचना पर हीरामन निषाद के घर पर छापेमारी की गई, जहां पर 3 दर्जन में कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान था, जिसे आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया। वहीं आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।